और गोलियों की बाढ़ उस शीशे पर डाली, लेकिन उस पर कोई असर न पड़ा। अब इमरान घबरा गया, क्योंकि बम फटने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे और इन्हीं 5 मिनटों में उसे सब कुछ करना था। बहरहाल उसने हिम्मत न हारी। फौरी तौर पर उसे एक ही ख्याल आया। उसने जेब से आखिरी टाइम बम निकाला और कैप्टन शकील को इशारा किया कि वो फर्श पर लेट जाए। अब जो कुछ होता सो होता। अगर रिहाई की सूरत निकल आई तो खैर, वरना मौत तो सामने ही थी। कैप्टन शकील इशारा पाते ही फौरन जमीन पर लेट गया। इमरान ने बम पर 2 सेकंड का टाइम लगाया और बम शीशे की दीवार के पास रखकर खुद भी फुर्ती से जमीन पर लेट गया। पलक झपकते ही 2 सेकंड गुजरे और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और उस शीशे के जार के पुर्जे उड़ गए। उसके साथ ही वो कमरा भी तबाह हो गया। एक भारी शहतीर इमरान के बिल्कुल पास आकर गिरा। उस शहतीर की वजह से कैप्टन शकील और इमरान बच गए, क्योंकि तमाम मलबा उस शहतीर ने रोक लिया। अब दोनों वहां से उठे और बाहर की तरफ भागने लगे। बम फटने में सिर्फ 3 मिनट रह गए थे। वो तेजी से एक गैलरी में भागे। इस धमाके की वजह से तमाम अड्डों में दौड़ मची हुई थी। घंटियां बज रही थीं, सुर्ख और सब्ज बल्ब जल रहे थे। वो दोनों तेजी से एक तरफ भागे। उस गैलरी की तरफ एक टनल सी बनी हुई थी। वो दोनों तेजी से उसमें दौड़ने लगे। ये पानी का बहुत बड़ा पाइप था। वो बेतहाशा भाग रहे थे। अचानक इमरान का पांव फिसला और वो तेजी से उस टनल में फिसलता चला गया। दूसरे लम्हे वो टनल के दूसरे सिरे से बाहर हवा में उड़ता जा रहा था। टनल जमीन से काफी ऊंचाई पर बनी हुई थी, इसलिए वो तकरीबन हवा में उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। कैप्टन शकील उससे पहले ही जमीन पर था। चंद लम्हों तक उसे कुछ महसूस न हुआ, लेकिन फिर अचानक कान फाड़ धमाका हुआ और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आतिश फिशां पहाड़ गरज रहा हो। पै दर पै धमाके हो रहे थे। इमरान और शकील के नीचे की जमीन हिल रही थी। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और ऐसा महसूस हुआ जैसे इमरान और शकील के आसाब जवाब दे गए और उनकी कुव्वत समात खत्म हो गई। सफदर ने अपनी मोटरसाइकिल रेस्तरां के पार्किंग शेड की तरफ घुमा दी। वो नीचे उतरा और जेबों में हाथ डाले रेस्तरां के हॉल में दाखिल हो गया। उसने देखा कि दोनों गैर मुल्की कोने वाली मेज पर बैठ रहे हैं। सफदर आहिस्ता से चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और उनके करीब की मेज पर जाकर बैठ गया। वो उसे देखकर कदम न चौंके, जिससे सफदर ने अंदाजा लगाया कि उन्हें ताक़ुब का इल्म नहीं हुआ। वो आज सुबह से एक्स2 के हुक्म से इन दोनों का ताक़ुब कर रहा था, इसलिए किसी हद तक सफदर बोर हो गया था। लेकिन हुक्म बहरहाल हुक्म था, बोरियत की इंतहा ही क्यों ना हो जाए। सफदर ने बैरे को कॉफी का ऑर्डर दिया और जेब से सिगरेट निकालकर मुंह से लगा लिया। उसने जेब से लाइटर निकाला जो जिसामत में आम लाइटरों से कदरे बड़ा और वजन में कदरे ज्यादा था। उसने सिगरेट सुलगाया, लेकिन इस दौरान वो उन दोनों के 2 पोज ले चुका था। इस लाइटर में एक इंतहाई छोटा मगर इंतहाई ताकतवर कैमरा नस्ब था। सफदर ने लाइटर जेब में रखिया और फिर इत्मीनान से कॉफी पीनी शुरू कर दी जो बैरा उसकी मेज पर रख गया था। वो दोनों भी चुपचाप कॉफी पी रहे थे। अचानक उनमें से एक बोला, आज किधर जाना है? दूसरा बोला, नंबर 3 में। पहला बोला, नंबर 1 तबाह हो गया है। दूसरा बोला, हाँ, जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और फिर वो चुप हो रहे। इतने में एक लड़की उनकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। वो कोई गैर मुल्की नजर आ रही थी। सफदर उसके चेहरे से उसकी कौमियत का अंदाजा लगाने में नाकाम रहा। उसके नजदीक आते ही वो दोनों एहतरामन खड़े हो गए और वो भी उनके बराबर कुर्सी पर बैठ गई। फिर सफदर को भी चौंकना पड़ा, क्योंकि जूलिया भी हॉल में दाखिल हो रही थी और उसकी नजरें हॉल में किसी को ढूंढ रही थी। सफदर समझ गया कि जूलिया इस लड़की के ताक़ुब में यहाँ आई है। चुनाचे जैसे ही जूलिया की नजरें उस लड़की पर पड़ी, उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नजर आई। सफदर ने जूलिया को इशारा किया और वो सीधी उसकी मेज की तरफ चली गई। जूलिया ने बैठते ही सवाल किया, कैसे बैठे हो? सफदर ने कहा, 2 शेरों पर गौर कर रहा हूं। शेरों पर एक लम्हे के लिए जूलिया को हैरत हुई, लेकिन फिर वो समझ गई कि सफदर किसी का ताक़ुब करते हुए यहाँ आया है, इसलिए उसने और सवाल न किया। सफदर ने उसके लिए कॉफी का ऑर्डर दिया और फिर गौर से साथ वाली मेज की गुफ्तगू सुनता रहा। वो लोग अब इतालवी जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे। सफदर किसी हद तक इतालवी जबान समझ रहा था, लेकिन जूलिया इस जबान से नाबलद थी। चुनाचे खामोशी से बैठी कॉफी पीती रही। सफदर ने सुना कि वो आपस में किसी ऑपरेशन के सिलसिले में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज इतनी मध्यम थी कि सफदर काफी कोशिश और तवज्जो के बाद सिवाय चंद लफ्जों के और कुछ न सुन सका। काफी देर तक गुफ्तगू करने के बाद वो लड़की उठकर चली गई और उसके साथ जूलिया भी चली गई। सफदर ने दोबारा कॉफी मंगवाई और उसे पीने बैठ गया। अब दोनों उठकर ऊपर बने हुए कमरे में जा रहे थे और सफदर सोच रहा था कि आया ये उसी रेस्तरां में रिहाइश पजीर हैं या किसी और से मिलने जा रहे हैं। चुनाचे उसने चेक करने का फैसला किया और जैसे ही वो दोनों ऊपर जाकर एक और गैलरी की तरफ मुड़े, सफदर ने फुर्ती से अपनी मेज छोड़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उससे पहले वो मेज पर नोट रखना न भूला था।
सफदर जब उस गैलरी तक पहुंचा जिस पर वो दोनों मुड़े थे को उसे वो एक कमरे में घुसते दिखाई दिए। वो उस कमरे की तरफ बढ़ा और फिर गैलरी में इधर उधर देखा। तमाम गैलरी सुनसान थी। सफदर ने अपनी आंखें की होल पर लगाईं। अंदर उसे 4 आदमी एक मेज के गिर्द बैठे नजर आए। अचानक कदमों की चाप हुई और सफदर फुर्ती से दरवाजे के एक तरफ हट गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने लगा। जो एक वेटर था जो ट्रे हाथ में लिए इसी कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी ट्रे में 4 ग्लास थे। सफदर आगे बढ़कर नीचे उतर गया और फिर उसने X2 को फोन किया ताकि उससे मजीद हिदायत ले। X2 ने उसे फौरन कैफे गुलिस्तान पहुंचने को कहा जहां इमरान उसका इंतजार कर रहा था और यहां सफदर की बजाय नगमानी की ड्यूटी लगा दी। थोड़ी देर के बाद नगमानी हॉल में दाखिल हुआ। सफदर ने उसे तमाम हालात से आगाह कर दिया और खुद बाहर निकलकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके सड़क पर निकल आया। अब उसका रुख कैफे गुलिस्तान की तरफ था। कैफे गुलिस्तान इस शहर का एक मॉडर्न कैफे था। इसकी सबसे बड़ी शोहरत इसका बाग था। शायद इस शहर का बेहतरीन बाग था। इस वजह से शाम के वक्त लोग अमूमन कैफे गुलिस्तान जाना ज्यादा पसंद करते थे। सफदर की मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से सड़क पर भाग रही थी और सफदर का जहन उन 2 आदमियों की तरफ लगा हुआ था जिन्हें वो पीछे नगमानी की निगरानी में छोड़ाया था। इस उधेड़बुन में उसे ताक़ुब महसूस न हुआ। हालांकि उसी रेस्तरां ही से एक छोटी सफेद रंग की कार उसका ताक़ुब कर रही थी। उसमें 2 आदमी सवार थे। सफदर की मोटरसाइकिल कैफे गुलिस्तान के कंपाउंड में मुड़ गई और उसके साथ ही वो मोटर भी उस कंपाउंड में आकर रुकी। सफदर मोटरसाइकिल को लॉक करते हुए हॉल की तरफ बढ़ा। यहाँ इमरान एक मेज पर बैठा ऊँग रहा था। सफदर उसकी मेज की तरफ बढ़ा। उसने इमरान के कांधे पर हाथ रखा लेकिन फिर वो अपनी जगह से उछल पड़ा क्योंकि इमरान उसके हाथ लगाते ही कुर्सी के नीचे आ गिरा, लेकिन फौरन ही उठ खड़ा हुआ। आसपास बैठे हुए लोगों की हलक से बेइख्तियार तह कहे निकल पड़े, लेकिन इमरान सफदर को इस तरह आंखें झपका झपका कर देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हूं। सफदर नदामत से सुर्ख हो रहा था। इमरान का यह मजाक उसे खल गया, मगर वो कर भी क्या सकता था। चुपके से साथ बैठ गया। इमरान दोबारा कुर्सी पर बैठकर ऊँघने लगा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। आखिर तंग आकर सफदर ने इमरान को कहा, इमरान साहब। इमरान ने आंखें फाड़कर सफदर की तरफ देखा और फिर बोला, आपने मुझे कुछ कहा है? सफदर ने झुंझुलाकर कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे फरिश्तों से कह रहा हूं। इमरान ने मासूमियत से जवाब दिया, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। सफदर समझ गया कि इमरान किसी वजह से उससे अनजान बनना चाहता था, इसलिए अब वो भी चुपचाप बैठ गया। सफदर इतनी शिद्दत से बोर हो गया कि जिसकी इंतहा न थी। उसका जहन लगातार बोरियत की गर्दान कर रहा था। उसने इमरान को देखा और दूसरे लम्हे वो झटके से अपनी कुर्सी छोड़ चुका था। वो तेजी से बाहर को लपका। उसके उठते ही वो दोनों भी अपनी अपनी मेजों से उठकर बाहर को लपके। इमरान ने कनखियों से उन्हें देखा और फिर वो भी कुर्सी से उठकर बाहर जा रहा था, लेकिन बाहर जाने के लिए उसने सामने वाले दरवाजे की बजाय अकबी दरवाजे का रुख किया। उस तरफ से वो तेजी से घूमता हुआ बाहर निकल गया। देखा तो उसे वो दोनों एक कार में बैठे तेजी से एक तरफ जाते दिखाई दी। इमरान ने एक टैक्सी रोकी और फिर तेजी से उस कार का ताक़ुब करने लगा। सफदर अपने ताक़ुब से बेखबर इंतहाई झुंझलाहट में मुब्तला अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वो इतनी शदीद झुंझलाहट में मुब्तला हो गया था कि वो X2 के हुक्म को भी भुला बैठा था और तेजी से अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था। इमरान टैक्सी में बैठा सोच रहा था कि किसी तरह सफदर को उसके फ्लैट जाने से रोका जाए। वो नहीं चाहता था कि सफदर की रिहाइश गाह दुश्मनों की नजर में आ जाए, क्योंकि उमूमन सीक्रेट सर्विस के अरकान एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। इस तरह थोड़ी सी निगरानी के बाद तमाम सीक्रेट सर्विस के अरकान से वो वाकिफ हो जाएंगे। वो दूसरों को भी बहैसियत X2 सफदर के फ्लैट में जाने से रोक सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि सफदर का फ्लैट उनकी नजरों में आए। लेकिन सफदर की मोटरसाइकिल कुछ इतनी तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी कि वो कुछ न कर सकता था। अचानक सफदर का जहन पलटा और उसे X2 का हुक्म याद आया कि वो इमरान से मिले। इसका मतलब था कि वो इमरान से कोई हिदायत ले या उसके साथ मिलकर काम करे, लेकिन इमरान ने उसे वहां न पहचाना, जिससे बोर होकर वो वापस पलट गया। लेकिन अब उसे ख्याल आया कि इमरान ने ये सब कुछ किसी वजह से किया होगा। फिर उसे अपने ताक़ुब का ख्याल आते ही उसके जहन पर छाई हुई तमाम धुंध छट गई और अब वो अपने आप को कोसने लगा कि वो एक सीधी और साफ बात न समझ सका। यकीनी बात थी कि सफदर का ताक़ुब किया जा रहा था, इसलिए इमरान ने उसे न पहचाना। अभी इमरान कोई और रास्ता निकालता कि सफदर वापस जाने की हरकत कर बैठा। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि अगर उस वक्त उसका ताक़ुब हो रहा था तो यकीनन अब भी हो रहा होगा। ये सोचते ही वो एक और सड़क मुड़ गया। इमरान ने जैसे ही उसे वो सड़क मुड़ते देखा, वो समझ गया कि सफदर को अक्ल आ गई है। चुनांचे उसने एक टेलीफोन बूथ के पास अपनी टैक्सी रोक ली और खुद उतरकर टेलीफोन बूथ में घुसकर टेलीफोन में सिक्के डालने के बाद उसने डायल घुमाया।
दूसरी तरफ फोन उठाने वाला ब्लैक जीरो था। ब्लैक जीरो की आवाज आई, हेलो, X2 स्पीकिंग। इमरान ने कहा, इमरान स्पीकिंग। ब्लैक जीरो ने कहा, यस सर। इमरान ने कहा, X2 पहले तो कार नंबर 1210 KJD के मालिक का पता कराओ जल्दी। दूसरे तमाम मेंबरान से कह दो कि वो अब सफ्तर को मत मिले, वो माँ का जोंगा की नजरों में आ गया है। X2 ने कहा, ओके सर, मैं अभी हिदायत जारी कर देता हूं। इमरान ने कहा, नगमानी से जैसे ही रिपोर्ट मिले मुझे मुत्तला कर देना। उसके साथ ही इमरान ने रिसीवर रख दिया। इधर सफदर ने 2-3 मोड़ काटते ही महसूस कर लिया था कि वाकई उसका ताकुब हो रहा है। चुनाचे वो मालाबार होटल की तरफ चला गया। मालाबार होटल में वो तेजी से दाखिल हुआ, फिर फौरन रिक्रिएशन हॉल से होता हुआ अकबी दरवाजे से बाहर निकला। अब वो घूमता हुआ दोबारा होटल के सामने एक छोटे से कैफे में बैठा चाय पी रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर घनी मूंछों का इजाफा हो चुका था। एक इंतहाई सादा मेकअप, मगर उससे उसका चेहरा बदल गया था। अब सिवाय गौर से देखने के उसे पहचाना नहीं जा सकता था। अभी उसे 5 मिनट ही हुए थे कि वो दोनों अशखास जो उसका पीछा कर रहे थे सरासीमगी की हालत में बाहर निकले। उन्होंने सफदर की मोटरसाइकिल देखी, चंद लम्हे बातें करते रहे और फिर कार में बैठकर एक तरफ चल दिए। सफदर तेजी से उठा, एक छोटा नोट मेज पर रखा और टैक्सी पकड़कर उनके पीछे चल दिया। वो नजदीक ही एक कोठी में घुस गए। ये राना मंजिल थी, शहर के मशहूर रईस राना शहजाद की कोठी। सफदर उसके बाद नजदीकी बूथ की तरफ चला गया और X2 को तमाम हालात बताए और फिर अपने फ्लैट की तरफ चला गया। उसे कैफे गुलिस्तान से उठ आने पर काफी झाड़ पड़ी। आज का दिन पूरे दारुल हुकूमत पर कयामत बनकर गुजरा। आज सारा दिन सड़कों पर फायरिंग होती रही, बेगुनाह लोग गोलियों की बौछार में मरते रहे। पुलिस की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई, लेकिन इस कत्लो गारत पर काबू न पाया जा सका। और यह कत्लो गारत अजीब तरीके से होती। भरे बाजार में अचानक एक खुशपोश आदमी पिस्तौल निकालता और फिर 6-7 आदमी जमीन पर गिर कर तड़पने लगते। लेकिन अचानक एक नामालूम समत से गोली आती और उसका सीना तोड़ती निकल जाती। सारा दिन शहर में यही होता रहा। दोपहर तक लोग घरों में बंद रहे, सारा शहर सुनसान हो गया। सिर्फ पुलिस शहर में गश्त कर रही थी। लेकिन फिर यह वबा पुलिस में भी फैल गई और पुलिस वालों ने अपने सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिए और फिर पुलिस के सिपाही और ऑफिसर सड़कों पर ढेर होने लगे। अब तो हुकाम इंतहाई परेशान थे। लेकिन 4 बजे के बाद ये कत्लो गारत खत्म हो गई। उसके बाद रात तक कुछ ना हुआ। लोग डरते डरते घरों से निकलने लगे। एक बार फिर बाजारों में अजदहाम हो गया। हर तरफ इसी कत्लो गारत के चर्चे थे। अंदाजन 10-15 हजार आदमी मर चुके थे। सारी रात हुकाम परेशान होकर मीटिंग पर मीटिंग बुलाते रहे, लेकिन किसी की भी समझ में ना आया कि यह सब कुछ क्या है। इधर इमरान भी सख्त परेशान हो गया। उसके ख्याल में किसी मखसूस मकनातीसी असर के तहत ऐसा हुआ था। उसने अपने तमाम मेंबरों को हुक्म दिया कि वो सुबह होते ही बाजारों में गश्त करें और जहां किसी शख्स को पिस्तौल निकालते देखें उसे फौरन गोली मार दें। अगर हो सके तो ऐसे किसी 1-2 अशखास को दानिश मंजिल पहुंचा दें। सब मेंबरान को इस वबा से महफूज रखने के लिए एंटी मैग्नेट आलात दिए गए थे जो उन्होंने जेबों में रखे हुए थे। ये अजीबोगरीब हुक्म मिलते ही सारे मेंबरान सख्त परेशान थे। जिंदगी में पहली बार उन्हें सरकारी हुक्म के तहत खुले बंदों कत्लो गारत करनी थी। ये उनका पहला भयानक तजुर्बा था, लेकिन उसके बावजूद मजबूर थे। चुनाचे सुबह ही सुबह वो सारे शहरों में फैल गई। उनमें से हर एक के पास 2-2 रिवॉल्वर और फालतू कारतूसों का काफी जखीरा था। इमरान का ख्याल था कि सूरज निकलते ही कत्लो गारत शुरू हो जाएगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ। 6 बजे सुबह जैसे ही सूरज तुलू हुआ, एक बार फिर बाजारों में फायरिंग की आवाजें और जख्मियों की चीखों और आहों की फरियादें गूंजने लगी। इस बार बिलवास्ता तौर पर सीक्रेट सर्विस के अरकान भी मुलव्विस थे। वो जेबों में रिवॉल्वरों पर हाथ रखे हर शख्स को गौर से देखते फिर रहे थे। फिर जैसे अचानक कोई शख्स पिस्तौल निकालता, उनके रिवॉल्वर से गोली निकलती और उस शख्स की खोपड़ी से पार हो जाती। कहीं कहीं वो गोली मारते देखे जाते तो उन्हें लोगों से जान बचाने के लिए भागना पड़ता। अभी तक कैप्टन शकील और सफदर ही एक शख्स को दानिश मंजिल में पहुंचाने में कामयाब हो सके थे। दिन के 12 बजे थे। एक बार फिर सैकड़ों लोग मर चुके थे। अगर सीक्रेट सर्विस के अरकान वाकई कत्लो गारत न करते तो शायद तादाद हजारों में तब्दील हो जाती। दारुल हुकूमत में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। शहर का निजाम फौज ने संभाल लिया, जो टॉमी गन्नों और मशीन गन्नों से मुसल्ला थे। 1 घंटे तक अमनो अमान रहा, लेकिन फिर उस दिन का भयानक दौर शुरू हुआ। वो वबा मिलिट्री के सिपाहियों पर असरअंदाज हो गई और फिर पिस्तौल की गोलियों के बजाय टॉमी, मशीन गन्ने और टैंकों पर लगी हुई तोपें चलने लगी। मिलिट्री के नौजवान मकई के दानों की तरह भुनने लगे। हुकाम चीख पड़े। ये सूरत हाल इंतहाई भयानक, परेशान कुन और नाजुक थी। फौरन आला हुकाम की मीटिंग हुई। उसमें सदर मुमलिकत तक शामिल हुए। इमरान भी बहैसियत X2 नताब पहनकर उसमें शामिल हुआ।
इस नाजुक मसले पर बहस शुरू हो गई, लेकिन कोई नतीजा न निकला। उन पर बुरी से बुरी खबरें आ रही थीं। अगर चंद घंटे और इसी तरह कत्लो गारत होती तो शायद सारी फौज खत्म हो जाती और इस सूरत हाल को बंद करना जरूरी था, इंतहाई जरूरी। मगर इसका हल किसी के पास न था। सबके चेहरे लटके हुए थे, आंखों की चमक मध्यम हो चुकी थी। लेकिन X2 ने सिर्फ एक लफ्ज कहकर सबके चेहरों पर रौनक बढ़ा दी। वो कह रहा था, हजरात, इस वबा का इलाज मैंने ढूंढ लिया है। सबके चेहरे उसकी तरफ मुड़ गए। सदर मुमलिकत चीख उठे, खुदा के लिए बताओ, मेरा तो दिमाग खराब होने वाला है। X2 बोला, बता तो रहा हूं जनाब, दरअसल ये मकनातीसी कुव्वत का करिश्मा है। कमिश्नर हैरान होकर बोले, मकनातीसी कुव्वत का क्या मतलब है? X2 बोला, मेरा मतलब इससे ये है कि किसी मखसूस मकनातीसी असर से लोगों के दिमागों का रुख कत्तो गारत की तरफ मोड़ दिया गया है। चुनाचे आज मैंने अपने आदमियों को एंटी मैग्नेट आलात देकर शहर में फिराया, उनमें से किसी पर भी इस वबा का असर न हुआ। चुनाचे मेरी राय में तमाम मिलिट्री को ये आलात फौरी तौर पर तकसीम कर दिए जाएं। सदर मुमलिकत ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर फौरन कमांडर इन चीफ की तरफ मुखातिब हुए। X2 ठीक कहते हैं, आप जल्द अज जल्द ऐसे आलात तकसीम करने का इंतजाम करें। ये कहकर सदर मुमलिकत उठ खड़े हुए और मीटिंग खत्म हो गई और फिर आधे घंटे के अंदर अंदर ऐसे आलात तमाम मिलिट्री में तकसीम कर दिए गए और नतीजा हस्ब तवक्को रहा, क्योंकि मिलिट्री के जहनों से धुंध छट गई और फिर हालात मामूल पर आ गए। लेकिन ये 2 दिन दारुल हुकूमत की तारीख में हमेशा हमेशा इस इबरतनाक तबाही की याद दिलाते रहेंगे। 10 दिन तक शहर में कर्फ्यू रहा, फौज गश्त करती रही, फिर कर्फ्यू हटा लिया गया और हालात मामूल पर आ गए। इमरान पर आज सुबह से ही शायरी का दौरा पड़ा हुआ था। चुनाचे इस सिलसिले में सुलेमान बेचारे की कमबख्ती आ गई। वो सुबह से इमरान के सामने बैठा हुआ था और उसके ऊट पटांग शेरों की दाद दे रहा था। जान बचाने का फिलहाल कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। इमरान बोला, हाँ सुलेमान, ये शेर सुनो भाई, गजब खुदा का कलम तोड़ कर रख दिया है। सुलेमान बोला, मैंने शेर तो बहुत सुने हैं, अब गीदड़ भी सुनाते हैं। इमरान बोला, अबे उल्लू की दुम, फाख्ता, मैं शेर कह रहा हूं, शेर नहीं। सुलेमान बोला, अबे अगर कभी लखनऊ। इमरान बोला, अबे उल्लू की दुम, फाख्ता, मैं शेर कह रहा हूं, शेर नहीं। अबे अगर कभी लखनऊ में होता तो 1 सेकंड जिंदा न रह सकता। सुलेमान बोला, अच्छा जनाब, आप चाहे शेर सुनाएं या गीदड़, मैं नहीं सुन सकता, मुझे चाय बनानी है। इमरान बोला, सुलेमान, मैं कहता हूं तुम कभी अच्छे शायर नहीं बन सकते, सुनो शेर सुनो, नहीं तो सारी उम्र बावर्ची ही रह जाओगे। सुलेमान बोला, मैं बावर्ची ही अच्छा हूं, जो शेरियत देगची में चमचा चलाने में होती है वो भला आपके शेरों में कहां। इमरान बोला, मैं कहता हूं सुलेमान, शेर सुन। सुलेमान जमाई लेते हुए बोला, सुनाओ जी सुनाओ। इमरान बोला, मैं सड़क के इस पार देखता हूं किसी महजबी को जिसके सर पर सींग नहीं, जिसके कान हैं इत्ते इत्ते। उसके साथ ही इमरान ने हाथ से बड़े का इशारा किया। सुलेमान आखिर बोल पड़ा, जनाब, शायरी में हाथों की इशाराबाजी एकदम नहीं चलती। इमरान बोला, तुम सुनते जाओ, दखल दर मालूकात ना करो, दखल दर माकुलात ना करो। फिर बोला, जिसके कान इत्ते इत्ते हैं, जिस पर लदी है मिट्टी की बोरी। सुलेमान बोला, मिट्टी की बोरी, हा हा हा, वाह 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 वाह, एकदम मजा आ गया। इमरान बोला, मुझे तो इस शायरी में मसूर की दाल का मजा आ रहा है, बड़ा गरम गरम शेर है। सुलेमान बोला, बिल्कुल गरम मसाले की तरह। वाह वाह जनाब, महजबीन पर मिट्टी की बोरी। इमरान बोला, अबे तू दाद दे रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है? सुलेमान बोला, नहीं जनाब, मैं भला आपका मजाक उड़ा सकता हूँ? सिर्फ बचपन में कबूतर उड़ाता था, अब कसम ले लीजिए कभी पतंग भी उड़ाई हूँ, मगर वाह वाह मिट्टी की बोरी महजबीन पर। इमरान बोला, अबे उल्लू की दुम, ये जदीद शायरी है, कुछ समझा भी करो। ये महजबीन दरअसल गधी है, गधी। आजकल तमाम महजबीन गधियां ही होती हैं, गधियां जो खामखा फैशन और मोहब्बत का बोझ उठाए फुदकती फिरती हैं। इमरान ने फलसफा छांटा। सुलेमान जान छुड़ाने के लिए बोला, अच्छा अच्छा, ये गधी पर शायरी कर रहे हैं, खूब, आखिर नस्ल का भी असर होता है। इमरान ने आंखें निकाली, बोला, क्या कहा? मैं गधी की नस्ल से हूं? सुलेमान, तुम होश में तो हो? सुलेमान बोला, जनाब, इसे दाद कहते हैं। मैंने एक दफा एक मुशायरे में ये फिक्रा सुना था, आज बोल दिया। और जनाब जरा सोचें तो, जब सारी महजबी गधियां हैं तो फिर मैंने नस्ल का असर बना दिया तो कौन सा बुरा किया। सुलेमान ने भी इमरान के मुकाबिल में फलसफा छेड़ा। इमरान ने कहा, तुम फौरन चले जाओ, तुम हो ही इसी काबिल के सारी उम्र बावर्ची खाने में गुजारो। तुम भला अली इमरान अल मुतखल्लस बूदम बेदाल, इसको कहां समझ सकते हो? सुलेमान इमरान की इस दाद से घबरा रहा था। बोला, तो जनाब सिर्फ एक बात बता दीजिए, ये आपके तखल्लुस का मतलब क्या है? बूदम बेदाल यानी ऐसा बूदम जिसमें दाल ना हो, और बूदम में से दाल निकाल दो तो बाकी बच जाएगा बूम, और बूम के मानी है उल्लू। सुलेमान बोला, तो आप उल्लू हैं? इमरान बोला, हाँ सुलेमान,
आजकल सारे शायर उल्लू ही हैं।